आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। जिस घड़ी का इंतजार हर एक राजनीतिक दल को था कि कब वो तारीख आएगी जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे, आज वो तारीख आ चुकी है। वही 3 राज्य ऐसे हैं जिसके रुझान अगर देखे जाए तो साफ तौर पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाई हुई है। यह साफ तौर पर यूं कहे कि अब जो पिक्चर है वो साफ हो चुकी है कि 3 राज्यों में बीजेपी आ रही है। वहीं अगर हम बात करें तेलंगाना की तो यहाँ पर फिलहाल कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। अभी की जो तस्वीरें हैं वो यही बताती हैं कि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि 2024 के आम चुनाव से पहले ये एक लिटमस टेस्ट होगा हर एक दल के लिए, और इस लिटमस टेस्ट जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं ये फिलहाल बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आया है, क्योंकि 3 बड़े राज्य इस वक्त बीजेपी के पास आ चुके हैं। जी हाँ, उन 3 राज्यों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ राजस्थान। अब ये तीनों ही गढ़ भारतीय जनता पार्टी के गढ़ दोबारा बन चुके हैं, और ये तीनों ही राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कांग्रेस के दिग्गजों को भारी अंतराल से पिछाड़ दिया है। अगर हम इन्हीं 3 राज्यों पर ज्यादा गौर करें तो देखा जाए तो इन 3 राज्यों पर बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस भी था। इन 3 राज्यों में बीजेपी ने सांसदों तक को चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन यहाँ पर एक और चीज बेहद दिलचस्प हो जाती है कि बीजेपी की प्रचंड जीत तो हो चुकी है, लेकिन इस बार जब बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी तो बीजेपी के पास फिलहाल सीएम पद का कोई उम्मीदवार नहीं था, क्योंकि बीजेपी इस बार जो चुनाव लड़ती हुई नजर आई है 5 ही राज्यों में, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया है। इस पर कई बार विपक्षी दल सवाल भी खड़े करते हुए नजर आए, लेकिन सवाल जवाबों का तो दौर जारी रहा, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला। लेकिन आज जो नतीजे आए हैं उससे एक चीज तो साफ हो चुकी है कि फिलहाल अभी भी देश के कई राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर है, और 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी को इस नतीजों से एक संजीवनी तो मिल गई है। लेकिन अब ये नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस का रुख क्या होगा? 2024 का चुनाव हर एक पार्टी के लिए अहम हो जाता है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि अगर ये चुनाव कांग्रेस जीत जाती है तो कहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस जो है वो मजबूती से अपनी पकड़ बना पाएगी। यानी कि साफ तौर पर एक मोटे मोटे शब्दों पर गौर करें तो जो इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस की पूछ है वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, कांग्रेस को तवज्जो ज्यादा मिलेगी। लेकिन अब नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं गए हैं, नतीजे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास है, क्योंकि 3 राज्यों में बीजेपी की जो प्रत्याशी है वो ज्यादा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान में 199 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, जिसमें से अगर हम मौजूदा अभी रुझान की बात करें तो 115 बीजेपी के पास है, 70 कांग्रेस के पास है और 14 अन्य के खाते में गई है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 90 सीटों पर यहाँ की जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया था। इसमें 56 फिलहाल बीजेपी के पास है, 34 कांग्रेस के पास है और अन्य के खाते में 0 यानी कि 0 गई है। अगर हम तेलंगाना की बात करें 119 सीटों पर यहां की जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया था, 9 बीजेपी के पास है, 63 कांग्रेस के पास है, तो वहीं अदर्स के पास 7, जबकि बीआरएस के पास 40 सीटें हैं। यह अभी मौजूदा आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं। और अगर हम मध्य प्रदेश के नतीजों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें ऐसी है जहां पर विधानसभा के चुनाव लड़े गए, और अगर हम अभी की स्थिति की बात करें तो 165 सीट बीजेपी के पास है, 64 सीट कांग्रेस के पास और 1 सीट अन्य के पास है। चूंकि मध्य प्रदेश सियासी लिहाज से भी काफी अहम था, क्योंकि मध्य प्रदेश वही राज्य था जहां पर कांग्रेस और सपा आमने सामने आ गई, जहां पर गठबंधन तक पे सवाल खड़े हो गए। लेकिन इस सीट पर फिलहाल समाजवादी पार्टी को जीत हासिल नहीं हुई है। ऐसे में ये नतीजे जो आए हैं, अब इससे विपक्षी दल क्या सबक लेंगे, और अब ये जो भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी मिली है आम चुनाव से पहले, क्या भारतीय जनता पार्टी इसी रणनीति पर आगे बढ़ेगी या आम चुनाव में रणनीति पर थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा? आज इन्हीं तमाम बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ विशाल जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर जुड़ चुके हैं, वहीं आरिफ हबीब जी नेता सपा के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं केसी जैन जी भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर इस वक्त अपना पक्ष रखेंगे। इस चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले केसी जैन जी बधाई तो देना आज आपको बनता है, क्योंकि आपकी जो पार्टी है वो 3 राज्यों में प्रचंड जीत अभी तक दर्ज करती हुई नजर आ रही है। केसी जैन जी, 2024 के चुनाव से पहले ये जीत बीजेपी के लिए कितनी मायने रखती है? जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई, और भारतीय जनता पार्टी के उन लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को बधाई जिन्होंने बिल्कुल दिन रात एक करके
इस प्रचंड जीत को आज दिलाया है। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का दिन है और साथ ही साथ उस देवतुल्य जो कार्यकर्ता है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई कि उनकी मेहनत की वजह से इस तरीके का रिजल्ट आया है। देखिए मुस्कान जी, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। भारतीय जनता पार्टी तन मन धन से मेहनत करके किसी भी चुनाव में लगती है और उसके परिणाम सुखद इसी तरीके के परिणाम सामने आते हैं। और देखिए जिस प्रकार से विपक्ष तमाम सारी बातें कर रहा था, एक गठबंधन बन करके सामने तैयार था, लेकिन फिर ये हुआ कि प्रदेश में अलग चुनाव लड़ेंगे, देश में अलग चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिला के जनता की समझ में आ गया कि केवल और केवल सत्ता लुलुपता में इस तरीके का गठबंधन हो रहा है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। अगर उद्देश्य है तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाना मात्र उद्देश्य है, बाकी जनता से इनको कोई मतलब नहीं है। और अगर जनता से मतलब होता, अगर एकता की बात होती तो प्रदेश में एक दूसरे को गाली देंगे और केंद्र का जब चुनाव आएगा तो एक हो जाएंगे। तो ऐसा कैसे संभव है? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया, माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया और जिस प्रकार से रणनीति बना करके अमित शाह जी ने काम किया और बड़े बड़े चेहरों को भी क्षेत्र में उतारने में कहीं पर भी कोई संकोच नहीं किया। तो ये सारी चीजें मिली जुली रूप में इन सारी चीजों ने काम किया और भारतीय जनता पार्टी को ये जीत जो हासिल हुई है, तो लाखों लाख जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। और आप देखिए मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई भी नेता, बड़े से बड़े नेता एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार है, एक पन्ना प्रमुख बनने के लिए तैयार है। बाकी देखिए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनना है, किसी को प्रदेश प्रभारी बनना है, इससे कम में कोई समझौता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे बड़े से बड़ा नेता अपने आप को कार्यकर्ता मान करके काम करता है और यहाँ पे कोई सीट भी फिक्स नहीं है कि किसी को परंपरागत रूप से हमेशा वही मुख्यमंत्री होगा, हमेशा प्रदेश अध्यक्ष होगा या उसका बेटा होगा या उसकी बेटी, यहाँ कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे आम कार्यकर्ता भी बहुत ऊंचाई भी पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि योगी जी के परिवार से क्या कोई इसके पहले था? नहीं था और मुख्यमंत्री सीधे बने। यहाँ पे कल्याण सिंह जी हुआ करते थे, उनके बेटे राजवीर जी न प्रदेश अध्यक्ष बन पाए न मुख्यमंत्री बने। तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के लिए पूरी की पूरे अवसर भी हैं और साथ ही साथ कार्यकर्ता ही पार्टी को चलाता है। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि यही परिवार जो है पार्टी को चलाएगा। और मुख्य चीज ये है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेकर के आगे बढ़े और योगी जी ने वहां पे जा करके एक भरोसा जताया, एक भरोसा जनता को दिलाया कि अगर यहाँ पे हमारी सरकार आती है तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था आपको उत्तर प्रदेश जैसी ही देखने को मिलेगी। इन सारी चीजों पे जनता ने भरोसा किया और जिस प्रकार से मोदी जी ने सिर्फ भरोसा ही नहीं जनता के बीच में पैदा किया, जिस प्रकार से काम करके दिखाया है बिना कोई भेदभाव के काम, आप देखिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि देखिए ये तो बिल्कुल लाजमी है कि जिस तरीके से जनता ने आपको भरपूर समर्थन, भरपूर प्यार दिया है, लाजमी है कि अभी भी कहीं ना कहीं जनता की पसंद आप बने हुए हैं। लेकिन देखिए विशाल जी, चर्चा की शुरुआत करें, देखिए बधाई तो आपको ही बनती है क्योंकि एक राज्य में आपकी सरकार आती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी सक्रिय थे, राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता हर एक राज्य में प्रचार प्रसार करने गए, लेकिन कमी कहाँ रह गई? क्या चूक हो गई आपसे, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट थे? देखिए मुस्कान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी केसी जैन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी देखिए इस हार को स्वीकार करती है। जो सीटें के अनुमान हमने किया था वो नहीं आया, ठीक है, वो उसकी हम लोग अपनी समीक्षा करेंगे, बैठेंगे, उस पर विचार होगा कि आखिर हमने कहाँ चूकी। जो हमने गणना किया था, जो हमारी अपनी रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट तक भी हम नहीं पहुंच पाए। कहीं ना कहीं हमें अपनी चूक रही, हम उसकी गणना करेंगे और अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग अपनी जो भी को हम लोग अपना करने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय राजनीति में और चुनावी राजनीति में चुनाव हार जीत लगा रहता है, इससे ज्यादा हताश होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए राष्ट्रीय पार्टी भारत की राजनीति में बहुत कम देखा गया है कि किसी रीजनल पार्टी को हराकर सरकार में स्थापित। हमने तेलंगाना में बीजेपी के सहयोगी बीआरएस और टीआरएस, जो अब टीआरएस बन चुकी है, सॉरी, उनको हराकर हमने वहां अपनी सरकार बनाने का काम किया। लेकिन एक और आपको बात बता दूं कि वहां भाजपा डबल डिजिट पार नहीं कर पाई। ये भी आज देश की जनता को बताने का काम होना चाहिए। देखिए चुनाव बहुत सारे हुए, हमने हाल में भी कर्नाटका और हिमाचल जीता, ठीक है, चुनाव हार जीत होता रहता है, इसमें ज्यादा हतोत्साहित और निराश नहीं होना है, ठीक है। कहाँ गलतियां हुई नहीं हुई इसका हम अपना समीक्षा करेंगे, लेकिन आज ये भी जनता को बताना होगा कि कर्नाटक
में हमने जीता, फिर आज तेलंगाना में जीता और पूरे दक्षिण भारत से बीजेपी को खत्म कर दिया। जो बीजेपी कांग्रेस मुक्त करने की बात करती थी, आज बीजेपी को हमने दक्षिण भारत मुक्त कर दिया। इस पर भी बात होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाई, उसके लिए उनको शुभकामनाएं, बधाई, वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ मेहनत करेगा। और इन्होंने कहा कि देखिए, ये हार कांग्रेस की, बिल्कुल ये हार कांग्रेस की नहीं, हार कमलनाथ जी की, हार अशोक गहलोत जी की, ये हार भूपेश बघेल जी की है। देखिए, इन्होंने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषणा नहीं किया था और इन्होंने चुनाव लड़ा, और जबकि मैंने बिल्कुल। अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषणा किया था और हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा वाले सीट पर हमने वहां सरकार नहीं बना पाए। लेकिन हमने तेलंगाना में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषणा नहीं किया था, हमने राहुल जी के चेहरा पर चुनाव लड़ा था और तेलंगाना में जीत रहे हैं। यानी कि आज भी देश की जनता की आवाज राहुल जी बने हुए। हमने मध्य प्रदेश में चुनाव हारा क्योंकि हमने वहां कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री का चेहरा, कहीं हो सके कमलनाथ जी के लोगों से नाराजगी होगी। अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना था, अशोक को वहां राजस्थान में हो सकता है, राजस्थान कहीं अशोक गहलोत जी से नाराजगी होगी। लेकिन हमने तेलंगाना में मुख्यमंत्री का चेहरा किसी को नहीं बनाया था और राहुल जी का वहां चेहरा था। हमने तेलंगाना में क्लीन स्वीप किया, तो कहीं ना कहीं देश की जनता राहुल जी के साथ खड़ी है। और ये कह देना शाह जी, कि फिर तो 2023 बहुत का बड़ा चुनाव सबक लेने 24 की जरूरत है कि अगली बार से चुनाव में मंत्रियों जी के बिल्कुल, चेहरे जी का बिल्कुल, ऐलान नहीं करेगा। ठीक है, मैं जी वापस बिल्कुल। आऊंगी, लेकिन आरिफ जी, हबीब जी, सुनिए, नहीं जिस मुस्कान तरीके जी, से मैंने अपनी आप बातों को मध्य भी पूरा नहीं प्रदेश किया में है। अकेले मुस्कान जी, मैंने चुनाव अपनी लड़े बात, थे बिना किसी मुस्कान के जी, मैंने अपनी जी बातों जी को भी जी पूरा नहीं किया है। जी जी 10 सेकंड में बातें देखिए पूरी मुस्कान करिए। जी, ये जी बिल्कुल, ये कह देना कि यही चुनाव 2024 का चुनाव क्लीन स्वीप होगा। तो 2018 में जो चुनाव हुआ था, 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन वो अलग बात है कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार चोरी कर ली गई। तो क्या हम लोग 19 में जीत गए? 2019 के चुनाव हम जीत गए? ये कह देना कि जो 23 जीता वही 24 जीतेगा, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक नासमझी की बात होती है। नहीं, हम ये फिलहाल हम ये विशाल जी, 18 अभी इस जीते, क्या चर्चा 19 में जीत किसी गए? ने ये जिक्र नहीं किया कि 23 जीता है तो 24 भी वही जीतेगा। मेरे ख्याल से नहीं तो नहीं, अभी तक जिक्र नहीं हुआ है, भाजपा के लेकिन प्रवक्ता ने ठीक है। भाजपा के प्रवक्ता ने ये सब बातें बोलना चालू कर दी, भाजपा वाले ये बात बोलना चालू कर चुके हैं, ठीक इसलिए है, मैं उनका जवाब देना चाहूँ। हाँ, नहीं नहीं, वो तो कहा जा रहा था कि एक लिटमस टेस्ट है, वो तो लगातार हर एक पार्टी नहीं कहती है। खैर, वो तो उनका फिर अपना बयान है, बिल्कुल, लिटमस वो टेस्ट तो स्वतंत्र 2018 अपना में हुआ बयान था। देने के लिए। ठीक है, 2018 में फिलहाल यही 3 ठीक राज्य है। कांग्रेस पार्टी जीती थी, लेकिन वो इस चुनाव हार गई। उसी तरह 23 बीजेपी जीती है, 24 चुनाव बीजेपी हार जाएगी। क्यों केसी जैन जी, आपने सुना 23 जीती है, हो सकता है 24 हार जाए? नहीं नहीं, देखिए बात ये है कि ये बात तो कांग्रेस कह रही थी, ये लिटमस टेस्ट है, पता चल जाएगा, जनता का मिजाज पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से ये बात कहती आई है कि प्रदेश के मुद्दे अलग होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के मुद्दे अलग होते हैं। और आप देखिएगा मुस्कान जी, इससे प्रचंड जीत हम ले करके आएंगे 2024 के इलेक्शन में। हम नहीं कहते इतनी सीट इसी के अनुपात में सीटें जीतेंगे, इससे ज्यादा सीटें जीत के आएंगे, क्योंकि सेंट्रल के मुद्दे अलग होते हैं, केंद्र का चुनाव अलग होता है, प्रदेश का चुनाव अलग होता है। हम तो ये हमेशा कह रहे हैं, लेकिन ये तो कांग्रेस कह रही थी कि लिटमस टेस्ट है, पता चल जाएगा। अब कांग्रेस कह रही है कि नहीं, लिटमस टेस्ट नहीं है। तो इनको तो अपनी ही बात पे कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। पहले ये तय कर ले कि ये लिटमस टेस्ट है कि नहीं है, ये तो इनको तय करना है। हम तो हमेशा से कहते आए हैं कि प्रदेश के मुद्दे अलग अलग प्रदेशों के, अलग अलग प्रदेशों की समस्याएं अलग। बिल्कुल केसी जैन जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हर एक प्रदेश की समस्या अलग, हर एक चुनाव के मुद्दे अलग। जैसे विधानसभा चुनाव के जो मुद्दे होंगे लास्ट में, वो लोकसभा चुनाव के हो सकता है मुद्दे ना हो। लेकिन अब एक आरिफ हबीब जी से ओपनिंग रिमार्क चाहूंगी। आरिफ हबीब जी, मध्य प्रदेश में तो आपके भी प्रत्याशी उतारे गए थे चुनावी मैदान में, लेकिन नतीजे बिल्कुल उलट गए हैं। आपको नहीं लगता कि अगर आप यहाँ पर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो शायद नतीजे कुछ और होते? निश्चित रूप से मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा जैन साहब को और हमारे कांग्रेस के जो साथी प्रवक्ता हैं उनको भी तेलंगाना की जीत के लिए। देखिए मुस्कान जी, ये चुनाव कांग्रेस का अहंकार हारा है। जनता तो कांग्रेस के साथ थी, लेकिन कांग्रेस का जो अहंकार है वो हारा है। और कांग्रेस ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, उस स्ट्रेटेजी में कहा तो कुछ लेकिन किया कुछ। जैसे जातिगत जनगणना की बात तो हर जगह राहुल जी ने कही, लेकिन जाति जनगणना के आधार पर टिकट वितरण नहीं किया। कई ऐसी बातें हैं जिनसे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोकसभा में गठबंधन चाहते हैं, विधानसभा में आपने सबको अलग कर दिया। तेलंगाना आप चाहते हैं कि लोकसभा में हमारे साथ सारे क्षेत्रीय दल आ जाएं और विधानसभाओं में आप अलग लड़ेंगे। अलग अलग दलों का लड़ना भी कांग्रेस को कमजोर किया है। अगर कांग्रेस पार्टी ने एक योजनाबद्ध तरीके से इस चुनाव को लड़ा होता तो मैं समझता हूं कि 5 के 5 राज्यों में गठबंधन की सरकार होती। आप आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी
बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ये कई पार्टियां हैं जो अलग अलग चुनाव लड़ी हैं, बिल्कुल। जिनके अलग लड़ने से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। हम्म। कांग्रेस ने गठबंधन दलों को सम्मान नहीं दिया, और अगर इस तरह से आगे भी कांग्रेस की स्ट्रेटेजी रहेगी तो मैं समझता हूं कि जनता को निराशा ही हाथ लगेगी। जनता चाहती है कि गठबंधन दल एक साथ आए समान विचारधारा के और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करे, और साथ आ जाएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी परास्त हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ये न कहे कि हम सबका साथ सबका विकास या अपने वादों पर या अपने नारों पर या अपने काम पर चुनाव जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पुअर स्ट्रेटेजी को देखते हुए चुनाव जीत रही है। अगर विपक्ष जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी मजबूत बनाएगा और क्षेत्रीय दलों को अपने साथ लेकर के चलेगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। और जाति जनगणना सिर्फ जबान से कहने की चीज नहीं है। जाति जनगणना आपके टिकट वितरण में दिखना चाहिए, आपके संगठन में दिखना चाहिए, आपके काम में दिखना चाहिए। जहां तक मुझे याद है, आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में सिंधिया जी को लेकर के रस्साकसी करना पड़ा। बहुत नापसंदीदगी थी, जो खबरें आ रही थी कि सिंधिया जी को शीर्ष नेतृत्व नहीं पसंद कर रहा है, शाह जी नहीं पसंद कर रहे हैं, नड्डा जी नहीं पसंद कर रहे हैं। उसी तरह से शिवराज जी में भी लोग बताते हैं कि बड़ी अंतरकलह थी, लेकिन संभाला लोकल लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल ठीक। वहां अगर सिंधिया जी ने संभाला तो यहाँ शिवराज जी ने संभाला। बिल्कुल। कमलनाथ सिंह जी पूरी तरह से फेल हो गए। तो अंतर विरोध तो भारतीय जनता पार्टी में भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन चेहरों को जिनको नहीं भी पसंद करते थे उनको भी बाद में लगाया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जीत मिली। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ा दल है, निश्चित रूप से बड़ा दल है, और कांग्रेस पार्टी को अगर विपक्ष की भूमिका निभाना है तो क्षेत्रीय दलों का सम्मान करना पड़ेगा, उनका सहयोग लेना पड़ेगा। अगर वो सहयोग लेते आरिफ हबीब जी, बिल्कुल मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो वाकई क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन केसी जैन जी, जैसा कि अभी आरिफ हबीब जी ने जिक्र किया कि ये जिस चुनाव पर जो आप जीत दर्ज किए हैं यह वाकई आपकी जीत है ही नहीं, ये तो विपक्ष की कमजोर स्ट्रैटेजी का नतीजा है जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। जैन साहब, ठीक है जैन साहब से दोबारा। जी जी जैन साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी बोलिए। जैन साहब, जैसा कि अभी आरिफ हबीब सवाल आपने सुना मेरा? जी 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 बिल्कुल, उस पर जवाब चाहूंगी। मुस्कान जी, जब एक पक्ष की जीत होती है दूसरे पक्ष की हार होती है, और चुनाव का मतलब यही कि दोनों तो नहीं जीत जाएंगे, एक जीतेगा एक हारेगा। तो क्या है कि अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जीत को जो लोग नहीं पचा पा रहे हैं वो बताते हैं कि भाई इस कारण से आप जीत गए, उस कारण से जीत गए। तो कारण तो कोई ना कोई बनता ही है, और सबसे बड़ा कारण तो यही था कि हमने जिस प्रकार से माननीय अमित शाह जी ने एक रणनीति बनाई और माननीय मोदी जी पर जिस प्रकार से जनता ने भरोसा जताया, साथ ही साथ योगी जी ने जिस प्रकार से जाकर के जनता के अंदर विश्वास पैदा करने का काम किया। और जो छत्तीसगढ़ है, ये बात सही है कि छत्तीसगढ़ को कोई भी एग्जिट पोल नहीं दिखा रहा था कि कहीं से भी वहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन फिर भी परिवर्तन हुआ। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को मान रही थी कि हम वहाँ पर भी जीत रहे हैं। जिस प्रकार से प्रचार प्रसार हुआ, जिस प्रकार से वहाँ की मौजूदा सरकार की जो कमियां थी उभार करके जनता के बीच में रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो भ्रष्टाचार वहाँ पर व्याप्त था, और आपको याद होगा मुस्कान जी कि दिल्ली में जब श्रद्धा मर्डर केस होता है तो किसी का भी कोई ट्वीट नहीं आता, विपक्ष का कोई बयान नहीं आता है। इसी तरीके से ये कन्हैया का जिस प्रकार से मर्डर राजस्थान में होता है, सरपंच से जुदा नारे लगने के बाद में वहां पर भी किसी भी विपक्ष के नेता का कोई ट्वीट नहीं आता है, कोई बयान नहीं आता है, कोई मजम्मत नहीं है। और जबकि उत्तर प्रदेश में अगर कोई घटना घटती थी तो ये राहुल गांधी जी और प्रियंका जी यहाँ पे विजिटर बन करके यहाँ पे चले आते थे, टूरिस्ट बन करके यहाँ पे एक दिन के लिए चले आते थे। बिल्कुल। सारी चीजों को जनता ने देखा। मणिपुर में जो चुप्पी थी 3 महीने की, उस पर क्या कहेंगे? राज्य में कोई सुरक्षित है, किस राज्य में कौन नहीं? पार नहीं करेगी भाजपा, ज्यादा हक चुनाव में इसीलिए जाते हैं, 5 साल बाद जनता को मौका मिलता है। जनता जनार्दन है,
जनता ठीक हर है। एक चीज का आकलन करती है। हम आप कितना भी कह लें कि हमारी स्ट्रेटजी बढ़िया थी, हमारा चुनाव आती प्रचार हुई विशाल अच्छा जी, आ था, हमारी रणनीति अच्छी थी, लेकिन जनता बहुत समझदार है, जनता हर चीज का आकलन करती है, उसके बाद जनता फैसला लेती है। बिल्कुल और ठीक है खास केसी जैन करके- जी, मैं लगातार यही कहती हूँ कि ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है। अब बिल्कुल इनको अपना अच्छा बुरा सब कुछ पता है। देखिए बिल्कुल। विशाल कुमार जी, 2-3 बड़ी बातें हैं इस बीच। जिस तरीके से आप ही के सहयोगी दल, जो कि अब तो आपके सहयोगी कहलाएंगे भाई, क्योंकि आम चुनाव नजदीक है, आरिफ हबीब जी ने कहा कि ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ये कांग्रेस को ले डूबा, और जिस तरीके से कांग्रेस की अंतरकला खुलकर सामने आई, उससे कहीं ना कहीं जनता का विश्वास डगमगाया। और आपने इस चुनाव में जो अपने सहयोगियों को साइडलाइन किया है ना, सबसे बड़े हार की वजह यही है आपके। देखिए, सपा के प्रवक्ता ने क्या कहा, मैंने उनकी बातों को सुना। ठीक है, उनके मायने में अगर ये होता होगा, हो सकता है, लेकिन हमने कहीं किसी को साइडलाइन नहीं किया। उन्होंने खुद हमसे साइडलाइन होने का प्रयास किया। उनका कहना ही था कि ये चुनाव आम चुनाव के लिए गठबंधन हुआ, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं हुआ। ठीक है, बात अलग है, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता ज्यादा हतोत्साहित ना हो। अभी मिजोरम का चुनाव का रिजल्ट बाकी है, वहां आपके डबल डिजिट जैसे तेलंगाना में पार नहीं हुई, इस तरह मिजोरम में पार नहीं होगी। देखिए, राजस्थान की जनता ने अपना काम किया और आपको सरकार में लाया। अब भाजपा की बारी है कि वो अपना काम करे। जिस कन्हैया लाल के नाम पे आपने वोट मांगा, उस एबीपी कार्यकर्ता जो कन्हैया लाल के मुख्य आरोपी है, उसको आप कब सजा दिलवाएंगे? जिसको अशोक गहलोत की सरकार ने उस पर कार्रवाई की, और आप उस कार्रवाई की सजा को एनआईए को मतलब सौंपकर उल्टा चोर जांच एजेंसी कोतवाल को को कब डाल बैठा रखे, उसका कब कार्रवाई उल्टा करेंगे? चोर मेरी कोतवाल को बात डाल अभी पूरी दिया, खत्म यानी नहीं कि हुई आप है। मान रहे हैं इस फिर चीज को, राजस्थान की जनता ने आपको कन्हैया विश्वास कुमार जताया के और साथ उसको आपने न्याय नहीं आपको किया मतदान था। करने का काम किया, इसी वोट देने का काम तरीके किया। के आप 450 कार्यक्रम में गैस परिणाम सिलेंडर देने का जनता ने कब से आपको काम दिया करेंगे? है। आज भाजपा के प्रवक्ता ऑन टीवी बताने का काम करे। देखिए, जुमलों की बौछार हुई, ठीक है। जो लोग कहते थे कि मुफ्त की रेवड़ी, आप बताना चाहिए कि आज आपकी सरकार मुफ्त की रेवड़ी पर बनी हुई है। एक देश का चुनाव और प्रधानमंत्री किसी चुनावी मंच से 5 साल तक मुफ्त राशन की बात करता है, और वही उसी पार्टी के लोग मुफ्त की रेवड़ी की बात करते हैं, तो खुद शर्म लगता है। लेकिन आप भाजपा के प्रवक्ता को बता देना चाहिए कि वो मध्य प्रदेश को, राजस्थान को और छत्तीसगढ़ को 450 का सिलेंडर कब से देना चालू करेंगे। कन्हैया लाल के हत्यारों को कब सजा मिलेगी, ये बता देना चाहिए। आज ये बता ये तो देना चाहिए। समय का चक्र घूमता हुआ नजर आता है विशाल जी। आज से 2 दिन पहले यही सवाल शायद आपसे पूछे जा रहे थे, तब आपके पास जवाब नहीं थे। खैर, उनको समय दीजिए, अभी तो जीत हासिल हुई है। अरे अभी मुख्यमंत्री तो बन जाए, मुख्यमंत्री तो बनने दीजिए ना उनको, फिर ये भी सवाल पूछे जाएंगे भाई, जब राज्य में उनकी सत्ता होगी तो उनसे सवाल होंगे। कांग्रेस पार्टी, सुनिए मुस्कान जी, कांग्रेस पार्टी जवाब नहीं कार्रवाई करती। कन्हैया लाल हत्यारे पर हमने कार्रवाई की, और वो कार्यकर्ता बीजेपी के छात्र विंग एबीवीपी का था। हमने उस पर कार्रवाई की, हमारे पुलिस स्थान की पुलिस ने कार्रवाई केसी जैन जी, की, लेकिन एक मिनट। बीजेपी की सरकार ने ठीक है, एनआईए ठीक का है। रिपोर्ट लाने के उस कार्रवाई को ठप लगा बंद लगा बैठी हुई है। अब बीजेपी की सरकार आ गई है केंद्र में भी और ठीक राज्य है, में ठीक भी। है, एक एक करके बोलते हैं। केसी जैन जी रुकते हैं ना, बताने एक का काम एक करें। प्लीज प्लीज। ठीक है, ठीक है, केसी जैन जी से अब सवाल होगा। देखिए केसी जैन जी, अब तो 3 राज्यों पे आपकी सरकार आ चुकी है, लेकिन आपने जो चुनाव लड़े थे वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े थे, और मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो आपने सांसदों तक को चुनाव में उतार दिया। जो सांसद है वो विधायकी का चुनाव लड़ते हुए नजर आए। मुख्यमंत्रियों में क्या, जब मुख्यमंत्री का ऐलान होगा, जब नाम तय होंगे, तो क्या उसमें आपसे गुटबाजी नहीं हो सकती है? क्या आपको नहीं लगता है कि अब मुख्यमंत्री का ऐलान करना भी आपके लिए चैलेंज होने वाला है? नहीं मुस्कान जी, यही तो डिफरेंस है बाकी पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी में यही डिफरेंस है। हमने अभी आपसे बताया कि भारतीय जनता पार्टी का एक केंद्रीय मंत्री भी एक नुक्कड़ सभा में भाग ले सकता है, एक पन्ना प्रमुख बन करके काम कर सकता है, गली गली जा करके वोट भी मांग सकता है, अपनी बात को रख सकता है, जनता के लिए काम कर सकता है। लेकिन जिनके अंदर गुरूर है, घमंड है, जो प्रधानमंत्री से कम को अपने आप को आंकते ही नहीं, बल्कि स्वयं को जो है ये मेकर बताते हैं। तो जो लोग अपने आप को राजशाही परिवार से समझते हैं, जो समझते हैं वंशानुगत रूप से हमारी अधिकार है सत्ता में बैठे रहना और भारत देश को अपनी उंगलियों पे नचाना हमारा अधिकार है, तो इस तरीके का गुरूर और घमंड पाले हुए हैं, उनको जनता ने नकारा है। और रही बात गुटबाजी की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे देखिए कोई चेहरा नहीं था। अगर ये होता तो कहता, हर कोई कहता कि भाई मुझे पहले मुख्यमंत्री के पद पे मुझे प्रपोज किया जाए तब हम काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे सब लोग मिलजुल करके काम कर रहे थे, यहाँ कोई गुटबाजी नहीं। आप देखिए जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश में भी कोई चेहरा नहीं था, और उसके बाद में योगी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री बने। तो कुल मिला करके भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। यहाँ पे वंशानुगत अधिकार नहीं है, ये राजतंत्र नहीं है कि पहले पिताजी
फिर बेटी, फिर पोता, फिर परपोता, फिर नाती। तो ये वंशानुगत कोई राजतंत्र थोड़ा होना है। ये तो जनता जनार्दन है, जनता चुनती है। और आप सेवा के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पे भोग और उपभोग के लिए नहीं आ रहे हैं। भोग उपभोग के लिए बहुत सारी चीजें हैं। चाणक्य ने भी कहा है कि कांटो भरा ताज है। अगर आप किसी पद पर हैं, किसी जिम्मेदारी पे है, तो ये कांटो भरा ताज है। तो जनता के लिए सेवा करनी। आप देखिए उत्तर प्रदेश में यहाँ जब कोरोना काल आया, मुख्यमंत्री जी अपने पिताजी की अंत्येष्टि तक भी नहीं गए। क्यों अरे नहीं ठीक है गए? केसी कहा जैन कि जी रुकिए ना, पूरे अभी देश की ये जनता हमारी अलग है। राज्य है, अलग इस पे पूरी बात करते जनता हैं, हमारी अभी है। यूपी पे नहीं रहते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए नहीं, आप हम ये कह रहे हैं मुस्कान जी बस 10 सेकंड। जी, हमारा जी। कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी पार्टी की स्ट्रेटजी एक है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश की अलग है, बिहार की अलग है, छत्तीसगढ़ की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेकर के आगे बढ़ रही है। जात पात धर्म संप्रदाय से हट करके सबके लिए काम कर रही है। आप देखिए किसानों के खातों में अगर पैसा पहुंच रहा है, सबके पास पैसा पहुंच रहा है। हो सकता है वो कांग्रेस को वोट दे, हो सकता है वो समाजवादी पार्टी को वोट दे, हो सकता है बीएसपी को वोट दे, लेकिन अगर वो किसान है, योजना बनी है, तो अगर वो योजना का लाभार्थी सबको लाभ मिलेगा। यहाँ पे जाति धर्म और तुष्टीकरण करते हुए किसी को लाभ नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे सबका साथ सबका विकास मॉडल से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए जनता ने हमको सराहा, इसीलिए जनता ने हमको आगे बढ़ाया। कोई गुटबाजी नहीं है। जिसका नाम ऊपर से पूरी मीटिंग के साथ तय हो जाएगा, जिसको प्रपोज किया जाएगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लाभ लपेट के, बिना किसी अंतर्द्वंद के, आप देखिए पूरी सहमत के साथ जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, जिसको भी प्रपोज किया जाएगा, जिसको भी सर्वसम्मत से एक केंद्रीय कमेटी तय करेगी, वो बनेगा। कहीं कोई सुपर ओवर नहीं होगा। ये थोड़ा ना है अन्य पार्टी की तरह प्रदेश में अलग लड़ेंगे, केंद्र में अलग चुनाव लड़ेंगे, केंद्र में सत्ता की मलाई के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा केसी जैन जी आपने, ठीक है। लेकिन देखिए अब एक बहुत बड़ी बात विशाल कुमार यादव जी से पूछना जरूरी है। विशाल जी, आम चुनाव नजदीक है और आप ही के पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि ये जो विधानसभा चुनाव है ये लिटमस टेस्ट है, इसमें पता चल जाएगा कि देश में किसकी हवा बह रही है, किसकी बयार बहती हुई देश में नजर आ रही है। अब 2024 की स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या यही स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे आप लोग? क्योंकि अगर ये स्ट्रैटेजी करेंगे तो जैसे कि अभी कुछ राज्यों से सत्ता गई आपके हाथ से, फिर से हो सकता है चली जाए। देखिए जो आज का जो रिजल्ट आया है, हम उसको काफी चिंतित हैं। हमने जो अपने आंकड़े लिए थे उसमें भी नहीं आए, ये हमारे दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर हम चर्चा करेंगे अपनी पार्टी के साथ, अपनी कोर कमेटी के साथ, वो होगी अलग बात है। लेकिन ये कह देना कि जो आज का रिजल्ट आया है वही 2024 का रिजल्ट आएगा, हम समझते हैं थोड़ी बहुत राजनीतिक नासमझी होगी। देखिए लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। 2018 में जो चुनाव हुआ उस चुनाव में हम लोग जीते थे यही 3 राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। लेकिन 2019 का जो लोकसभा चुनाव हम लोग कांग्रेस पार्टी वहां हार गए, विपक्ष के लोग हार गए। लेकिन अगर आज ये बोल दिया जाए कि 2023 बीजेपी जीती और 24 में बीजेपी जीती, ये ठीक नहीं होगा। देखिए विपक्ष की जो इंडिया गठबंधन बनी है, हम लोग भी चुनाव में भी जीते, अब फ्री है, अब इंडिया गठबंधन में बात होगी और हम लोग इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बिहार के लालू जी की पार्टी हो, नीतीश जी की पार्टी हो, या हमारे साथ अन्य जो गठबंधन के दल हैं उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इस बार 2024 में बीजेपी को पटना देने का काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। आरिफ हबीब जी, अभी आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस है वो इनको ले डूबा इस चुनाव में, लाजमी है क्योंकि एक जो जिन राज्यों में बीजेपी की सत्ता थी अब तो बीजेपी के हाथ से वो भी चला गया। अगर 2024 में यही स्ट्रैटेजी रहती है तो क्या आप गठबंधन का हिस्सा होंगे? देखिए मुस्कान जी, अभी तो हमारे जैन साहब जो बातें कह रहे थे, राजस्थान में 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात भाजपा ने की है। यूपी में आप 1100 रुपए का देंगे, सबका साथ सबका विकास कहाँ है? अन्य राज्यों में आपका रेट अलग है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि वसुंधरा राजे जी को और शिवराज जी को हटा करके किसी को मुख्यमंत्री बना के तो देखिए। आप मध्य प्रदेश और राजस्थान में वसुंधरा राजे जी को और शिवराज चौहान जी को हटा करके किसी दूसरे को बना करके तो देखिए। आप कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी बन सकता है, तो आप बना करके देखिए। आपकी हिम्मत नहीं है बनाने की, पहली बात। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस अभी भी अहंकार में जा रही है। हमारे समान विचारधारा वाले दल हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ने भारत का नुकसान किया है। बड़ी आशा थी जनता की इनके ऊपर, क्योंकि लीडिंग पार्टी 5 राज्यों में कांग्रेस थी। हम तो सहयोगी दल थे, हमारा वोट शेयर कम था, लेकिन सबसे बड़ा दल था ये। अगर ये सबको लेकर के चलते
तो नेतृत्व तो इनके हाथ में था, मुख्यमंत्री की कुर्सी तो इनके हाथ में थी, सरकार इनके हाथ में ही जाती, लेकिन अहंकार ने इनको आज हरा दिया। आप देखिए लेकिन कि आरिफ जी, ये जो इतने मतभेद हैं सुनिए, आप में और कांग्रेस में, इसके बाद नहीं, इंडिया मेरी गठबंधन का क्या होगा, कैसे एकता होगी? क्योंकि मतभेद तो देखिए, साफ तौर पर आपके और वो तो उनके बात का बयानों में भविष्य, नजर आते पहले हैं। इंडिया गठबंधन पे बाद में बात कर लेंगे, आज के रिजल्ट पर और कांग्रेस की कमजोरी पर ही बात करेंगे, क्योंकि लेकिन वो कांग्रेस कहीं और ना भारतीय कहीं जनता 2024 पार्टी में असर डालेगी आरिफ जी, इसको नकार नहीं निश्चित रूप से, सकते। अगर निश्चित रूप से कांग्रेस का अगर यही रवैया रहेगा तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर मध्य प्रदेश में हमको सीटें नहीं देना चाहती है तो यूपी में आपका क्या है? यूपी में अगर समाजवादी पार्टी सहयोग न करे तो एमपी की भी एक सीट आप नहीं जीत सकते। हमारे सहयोग से, हमारे न लड़ने से सोनिया गांधी जी चुनाव जीती है, बाकी और कौन सी सीटें आपके पास है? अजय राय जी ने जितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, कमलनाथ जी ने जितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, आप सोचिए कि उसका नुकसान उठाना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। अगर आप वोट शेयर जोड़ दीजिए समान विचारधारा वाले दलों का अलग अलग राज्यों में, तो क्या कांग्रेस पार्टी हार पाती? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती वहां पर, और सहयोगी दलों का भी सम्मान बढ़ जाता। तो कांग्रेस पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा, राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, और ये इनके जो अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, और सभी हमारे साथियों से जो गठबंधन दल के हैं, एक समान कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके वो चुनाव लड़े लोकसभा के अंदर, तभी जाकर के कामयाबी मिलेगी। नहीं लड़ेंगे तो निश्चित रूप से बंटने से भारतीय जनता पार्टी को ही लाभ मिलेगा। इसलिए लाभ मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सत्ता में है, और सत्ता में रहने के नाते वो आप विपक्ष में हैं और बिखरे हुए हैं तो आप कमजोर रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। देखिए केसी जैन जी, अब आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि अब इन 3 राज्यों में तो आपकी सरकार आ चुकी है, अगर कुल मिला के मेरी जानकारी के मुताबिक 17 राज्य ऐसे हैं जहां पर इस वक्त भगवा लहरा रहा है, 2024 को लेकर स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्योंकि अब तो विधानसभा चुनाव में हर एक दल अलग 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 अपनी दावेदारी ताल ठोक रहे थे, अब तो पूरा INDIA गठबंधन है आपके सामने। अब एनडीए का आगे प्लान क्या होगा, स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या यही स्ट्रैटेजी आपकी 2024 में भी होगी? देखिए, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी ये है कि देश और प्रदेश आगे बढ़े। आप देखिए कि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं, G20 सम्मेलन में जितने भी देश आए थे यहाँ पर, किस प्रकार से वो यहाँ पर भारत देश की प्रगति को, भारत देश की चीजों को देख करके आह्लादित हो रहे थे, और किस प्रकार से अपनी कूटनीतिक चाल से भारत ने विदेशों पे जिस प्रकार से एक सहयोग भावना पैदा की कि सब आज सहयोग के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, और तमाम सारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संघ है उसमें भी भारत को एक जगह मिली। तो भारत देश को आगे बढ़ाना है, देश की जनता खुशहाल हो और विकास हो, डेवलपमेंट हो, हर तरीके से किस प्रकार से देश को आगे ले जाया जाए, तो केंद्र की ये जिम्मेदारी। इन्हीं सारी चीजों को आगे रख करके हम काम कर रहे हैं भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए, और आगे भी हमारी सबसे मेन स्थिति यही होगी कि देश का विकास किस प्रकार से हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत देश किस प्रकार से बढ़ करके आगे आगे। तो यही सारी चीजों को लेकर के हम काम कर रहे हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वहाँ पर मतभेद सारी चीजों को भुला करके एक साथ काम करने की आवश्यकता होती है, और माननीय मोदी जी ने ये सारी चीजें करके दिखाई। आप देखिए कि धारा 370 हटने की बात आई जम्मू कश्मीर से, तो उन्होंने सबको एक साथ लाने का प्रयास किया। जब महिलाओं के आरक्षण की बात आई, आप देखिए कि यही दल जो विरोध करते थे, आज किसी की हिम्मत नहीं थी कि जब सदन के अंदर महिला आरक्षण की बात आए तो कोई विरोध करे। 100% होती है, एक दो लोगों को छोड़ करके सारे के सारे लोग सरकार के साथ दिखाई देते। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी बना जिससे कि देश प्रगति करे, और यहाँ पे कोई भी भेदभाव ना हो, भाईचारे के साथ सब लोग मिल करके एक साथ में रहे, और अगर कोई भी योजना बने देश के अंदर तो किसी को भी इस चीज का एहसास भी ना हो कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है, यानी कि भेदभाव तो ना ही हो, साथ में उसको एहसास भी ना हो कि हमारे साथ कहीं भेदभाव। जहाँ जिन राज्यों में आप हैं और जहाँ भारत में आपकी सरकार है, तो जाति जनगणना जरूर करेंगे आप। इस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है। तो जाति जनगणना सब करा रहा है, उड़ीसा में भी हो रही है, तमिलनाडु में भी हो रही है, बिहार ने करा ही दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरे राज्य में, पूरे देश में जाति जनगणना कराएंगे। करना हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। इन्हीं सारी चीजों को लेकर के हम जनता के बीच में 2024 में जाएंगे, और फिर से हमें पूरा भरोसा है इन 3 राज्यों में नहीं और बहुत आगे बढ़कर के हमको रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी में जनता देने वाली है। ये कॉन्फिडेंस है केसी जैन जी, या ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है, क्या माना जाए आपका? देखिए, आप तो जिस प्रकार से 19 में जनता ने हमको सराहा, ये जनता की तो बहुत विश्वास है, भरोसा है हमको
और अपने काम पे कॉन्फिडेंस है हमको। हम जो काम कर रहे हैं जनता के लिए बिना भेदभाव, तो उस पर हमको विश्वास है और जनता पे भी हमको भरोसा है कि हमने जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाया है और जिस प्रकार से देश के अंदर भेदभाव और तमाम सारी अलगाववादी शक्तियां काम करती थी, उनको निस्तेनाबूद करने का काम किया है। आप देखिए जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से अलगाववादी ताकतें काम करती थी, आज सारी की सारी। केसी जैन जी, बिल्कुल आज आपके बयान लग रहा है कि बस अब 2024 की तैयारियों में आप जुट चुके हैं और साफ तौर पर आरिफ हबीब जी ने इशारों में ये कह दिया और या खुलकर कह दिया है कि जातीय जनगणना मुद्दा बनेगी और इसको वो आपके खिलाफ घेरने वाला एक मुद्दा बनाएंगे। धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में प्रचंड जीत मिली है। एक राज्य ऐसा है जहां पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि जिन जिन राज्यों में बीजेपी ने चुनाव लड़े हैं उन राज्यों में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे किया है, यानी कि पीएम मोदी के नाम पर, पीएम मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़े गए हैं। ऐसे में अब इन सभी राज्यों का सीएम कौन होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। चूंकि अब 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, तो लाजमी है 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक संजीवनी तो मिल गई है। लेकिन अब वहीं कांग्रेस को लेकर कांग्रेस के ही सहयोगी दल कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की हार है ये कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस है। कांग्रेस की हार की वजह उनका ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कांग्रेस ने किसी भी क्षेत्रीय दल को या अपने सहयोगी दल को तरजीह नहीं दी है। ऐसे में अब 2024 को लेकर आखिर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या होगी और क्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करती हुई नजर आएगी जो कि इस विधानसभा चुनाव में किया गया है, ये तो बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल नतीजे जो अभी तक सामने आ रहे हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में अपनी सत्ता बनाती हुई नजर आती है, और यानी कि साफ तौर पर मोटे मोटे तौर पर कहा जाए कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से छीन लिए हैं। ये 2 राज्य कांग्रेस के पास है, लेकिन अब ये दोनों ही राज्य कांग्रेस के पास नहीं। अब 2024 का चुनाव नजदीक है। 2024 की स्ट्रैटेजी क्या होगी और 2024 में किस तरीके से हर दल क्षेत्रीय दल को साधेंगे, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।